महाराष्ट्र में अब सरकार कुछ ही घंटों की बची है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ अब लगभग 42 विधायक आए हैं, जिसमें लगभग 8 मंत्री भी हैं, सरकार जाता देख उद्धव ठाकरे अब आखिरी प्रयास करते दिख रहे हैं और अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं, अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि आप सभी विधायक वापस आ जाइए, आप सबके लिए हम तैयार हैं, जो आपकी कंडीशन है मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बात यह है कि एक तरफ अभी तक एकनाथ शिंदे गुट को जिस तरह से धमकियां दी गई, उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या अब कोई ये विधायक वापसी करेगा? इस पर आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है और एकनाथ शिंदे खुद सामने आए। अभी तक वो असम में जिस होटल में ठहरे हुए थे, मीडिया से उन्होंने बात नहीं करी थी, लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप शिवसेना में आ जाइए, आप मुंबई आ जाइए, वापस आ जाइए, तब इस पर वो मीडिया में आकर बोले और उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना में था और शिवसेना में ही हूं और शिवसेना में ही रहूंगा। पार्टी पर वो उद्धव ठाकरे का अधिकार नहीं है। 50 के करीब विधायक हमारे टच में हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब मैं वापसी आने का तो सवाल ही नहीं है, मेरी जो कंडीशन थी वो पहले से थी कि एमवीए का साथ छोड़ दीजिए, भाजपा के साथ मिलकर के सरकार चलाइए, हिंदुत्व के मुद्दे को आप आगे रखिए। इन कंडीशन को उद्धव ठाकरे ने नहीं माना है, लेकिन जिस तरह की धमकियां उन्होंने दी, इससे दूरियां बढ़ी हैं। अगर उनको मनाना था तो जैसे ही मैंने अलग होकर अपनी कंडीशन रखी थी, उद्धव ठाकरे यदि इस बात को मान लेते, महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ देते और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते, तो जो फजीयत आज हो रही है वो ना होती। सरकार जैसी चलती रहती, लेकिन महाविकास अघाड़ी के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार होती। अब इसी बीच जो अब जवाब दिया है एकनाथ शिंदे ने, वो ये भी कहा है कि जिस तरह से अपमानित किया गया इन विधायकों को जो एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, और अलग आने का उद्देश्य क्या है? अलग आने का उद्देश्य है कि जो शिवसेना है, कम से कम वो पार्टी ना टूटे। अगर आधे आधे होते कि जो विधायक हैं उसमें से 50% उद्धव ठाकरे के साथ हैं, 50% एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो आप समझिए 2 टुकड़े होना बताया जा सकता था। लेकिन आज के समय में आप देख लीजिए कि 55 विधायकों में अभी 40 के करीब माना जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अब ये संख्या बहुत बड़ी है। और इसके अलावा अभी आपको बता दूं, जो ये लग रहा है कि इसमें जो सांसद हैं वो 8 से 10 सांसद भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं, साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब एमपी हो या एमएलए, शिवसेना के अधिकांश एमएलए और एमपी ये अब चाहते हैं कि पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के बजाय एकनाथ शिंदे के हाथ में हो, या यूं कहें उद्धव ठाकरे को नहीं चाहते, उसके अलावा कोई भी हो। क्योंकि उद्धव ठाकरे उनके रहते हुए ये विरोध पहले भी हुआ है और उन्हीं के रहते पार्टी के पहले भी टुकड़े हुए हैं। राज ठाकरे भी इसी वजह से अलग हुए। लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा और परिवारवाद, इसकी वजह से उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, पार्टी टूटती चली गई। आज भी जिस तरह की बयानबाजी शिवसेना के जो ये लीडर हैं उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द वाले, ये जो बयान कर रहे हैं, इससे दूरियां बढ़ी हैं। जिस तरह से संजय राउत ने शुरू में धमकी भरे लहजे में बात की, संजय राउत ने जिस तरह से इन बागी विधायकों को ये कहा कि आप घर में नहीं घुस पाओगे, आप सड़कों पे नहीं उतर पाओगे, आप महाराष्ट्र में रह नहीं पाओगे, ये मनाने की भाषा नहीं है, ये धमकाने की भाषा थी। मनाने वाली भाषा होती तो आप कहते कि बैठिए, बात करते हैं, आपकी बात पर गौर किया जाएगा, आपकी क्या मांग है। अब से आप कह रहे हैं कि विधायक मिल नहीं पाते थे सीएम से, अब व्यवस्था बनाएंगे, हम मिलेंगे। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं करेगी। और एक अहंकार था उद्धव ठाकरे को कि हमारी सरकार तो गिर ही नहीं सकती, जो ये विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे और इनको वापसी ले आएंगे। हम महाराष्ट्र में इनको, इनके परिवार वालों को टॉर्चर करेंगे, इनके ऊपर केस दर्ज करेंगे, और जिस तरह से पहले फॉर्मूला अपनाया है एफआईआर का, उसके जरिए हम इनसे अपने पक्ष में वोट करा लेंगे। इन्होंने इसीलिए दावा किया मीडिया में कि हमारे पास 15 विधायक अभी भी टच में हैं जो हमें वोट करेंगे। तो इनको भरोसा था कि डरा धमकाकर हम पुलिस के सहारे
इनको अपने पक्ष में ले सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, जहां 14 दिन की इनको मोहलत मिली, केंद्र से सुरक्षा मिली। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि अब वो नहीं हो सकता। आप देखिए कि जिस तरह के संजय राउत की धमकी थी कि यहां आएंगे तो उनकी, ये क्या कह रहे थे, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि जो विधायक शिवसेना से टूटकर अलग हुए हैं, हालांकि वो शिवसेना में ही है, उनको आप, इसका क्या मतलब है? उस पर बाद में वो लीपापोती कर रहे हैं, लेकिन शुरू में सीधा बयान धमकी भरा संजय राउत का था कि वहां वो शरीर है, उनमें आत्मा नहीं है, वो केवल यहां लाशें आएंगी, धमका रहे थे। इसी तरह दूसरा बयान देखिए आप, जो शिवसेना की मुंबई की मेयर हैं, वो मुंबई की मेयर जो हैं किशोर पेडनेकर, वो क्या कह रही हैं? उन्होंने बयान दिया कि ये जो बागी विधायक हैं, ये जब यहां आएंगे हम एक एक को छोड़ेंगे नहीं। ये एक एक को छोड़ेंगे नहीं का क्या मतलब होता है? ये धमकाने वाली भाषा है। छोड़ेंगे नहीं, अगर आप कह रहे हो कि उनको जाने नहीं देंगे शिवसेना से, तो वो तो गए शिवसेना में, तो छोड़कर गए नहीं है, तो आप धमकी दे रहे हैं। ये मेयर हैं। आदित्य ठाकरे का बयान देखिए, जिनकी उम्र एकनाथ शिंदे के बेटे के बराबर है, बल्कि बेटे से भी छोटा है, वो ये कहता है मीटिंग में कार्यकर्ताओं की कि जैसे बरसात में कचरा साफ हो जाता है, नाले की सफाई हो जाती है, ये जो बागी हैं ये कचरा है और ये कचरा छोड़कर जा रहा है। अब आप समझिए कि ये कचरा छोड़कर जा रहा है जिसमें मंत्री हैं, और वो मंत्री बनाए गए शिवसेना के द्वारा हैं। आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे का अपमान करने में यही नहीं रुके, वो कचरा बताते हैं और साथ में कह रहे हमने ऑटो रिक्शा वालों को मंत्री बनाया। किसको कह रहे थे? ये ऑटो रिक्शा चलाते थे एकनाथ शिंदे, लेकिन वो ये भूल गए कि इन्हीं एकनाथ शिंदे ने पिछले 25 साल में एक भी चुनाव नहीं हारा है। ये उनके कार्य का तरीका है, ये उनकी लोकप्रियता है। अगर आदित्य ठाकरे जी, आप ठाकरे परिवार में जन्म ना लिए होते, उद्धव ठाकरे जी अगर आप बाला साहब ठाकरे जी के बेटे ना होते, तो फिर आप चुनाव लड़के दिखाओ, जीतते तो जाने। आपको बाला साहब ठाकरे जी का परिवार होने का, परिवार के सदस्य होने का लाभ मिला है, आपको ये वसीयत में मिला है, ये आपको विरासत में मिला है, और इसलिए आपका अहंकार बोल रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये बात ठीक है, वो कभी 3 व्हीलर चलाते थे, उसी से उन्होंने वो शिवसेना ज्वाइन की, और इसी तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसैनिकों में पैठ बनाई, उनके काम किए, मजदूरों के हित के लिए, 3 व्हीलर के चलाने वालों के लिए, टैक्सी ड्राइवरों के लिए जो आंदोलन किए, उसी के कारण उनकी लोकप्रियता बनी है। यानी एकनाथ शिंदे वो नेता हैं जो अपने एक सीढ़ी अपनी मेहनत से चढ़ते गए हैं। उनको विरासत में किसी उनके बाप दादाओं ने सत्ता नहीं सौंपी, मंत्री पद ऐसे ही नहीं सौंप दिया, उनकी काबिलियत के आधार पर उद्धव ठाकरे जी ने उनको ये मंत्री पद दिया था। तो आदित्य ठाकरे मंत्री पद को लेकर तंज कसते हैं और कहते हैं हमने बनाया, वो हमारी कृपा पर बने। इसी तरह जो बयान दे रहे हैं, अब इस बयान में क्या जाने की गुंजाइश है? इसको पूरी तरह से मना कर दिया है, पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया है कि अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। और आपको ये भी बताऊं कि इस बयानबाजी के बीच जब अब ये कहा गया है, कब? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। अब इसमें फ्लोर टेस्ट की बात चल रही है और अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस समय 40 के ऊपर विधायक वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ हैं। छोटी मोटी दल पार्टी लगा लें तो अब यह संख्या 50 से ऊपर हो गई है। 50 से ऊपर जब यह संख्या हो गई है और अब फ्लोर टेस्ट की जो बात चल रही है, इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक केवल दूर रहकर सारे घटनाक्रम को देख रही थी, अब वो एक्टिव हो गई है। उस एक्टिवनेस की बात देख लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, वो जेपी नड्डा से मिलते हैं, वो अमित शाह जी से मिलते हैं और वो अपनी कार्यशैली और योजना बना रहे हैं। इस सब पर देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं और इस सब की मीटिंग के लिए खबरें ये हैं कि एकनाथ शिंदे वो यहां दिल्ली में बैठकर बात करेंगे।
अब एक तरफ एकनाथ शिंदे जी हैं जिनको बीजेपी ने, जो केंद्र की सरकार है, उसने वाई प्लस सुरक्षा दे दी, उनको मान सम्मान दिया और उनको मंत्री पद का ऑफर है। यहां तक खबरें आ रही हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का लीडर, भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है, लीडरशिप है, वो इन विधायकों को मान और सम्मान दोनों दे रही है। और यहां तक कि उन्होंने आज तक उद्धव ठाकरे जी का भी अपमान नहीं किया है, जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की। 15 साल पुरानी दोस्ती छोड़कर धुर विरोधी अपने कांग्रेसियों से मिल गए वो, तब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने ना तो धमकी दी, ना तो गाली दी, ना अपमान किया। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की सरकार अब जब जाने लगी तो वो गाली गलौच पर उतर गए, डराने धमकाने पर उतर गए। हम सबने वीडियो देखे हैं किस तरह से हमले करवाए गए। वो शिव सैनिकों ने किए नहीं है हमले, ये जो बागी विधायक हैं ये करवाए गए, क्योंकि बार बार उकसाया गया। संजय राउत जी ने बार बार ये कहा, हमने धैर्य बना रखा है, अगर हमने एक इशारा कर दिया तो क्या होगा ये जानते नहीं है। इस बयानबाजी के बाद, उकसाऊपूर्ण बयान देने के बाद, ये शिव सैनिकों ने घरों पर और दफ्तरों पर बागी विधायकों के हमले किए हैं। आदित्य ठाकरे ने सीधा सीधा धमकाया और इसीलिए एक याचिका डली है मुंबई हाई कोर्ट में कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जिन्होंने शिव सैनिकों को भड़काया, उकसाया हिंसा के लिए, इसके बाद जो हिंसा हुई है इसमें कार्रवाई हो और एफआईआर की जाए। निश्चित रूप से इस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन डली है, ये जनहित याचिका डली है, आम जनता की तरफ से किसी ने डाली है। ये जरूर है कि हिंसा जो हुई है इसके पीछे उकसाऊपूर्ण बयान हैं। तो आप मिलाना नहीं चाहते, आप हटाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो विधायक नाराज होकर के गए हैं ये वापसी आएंगे। और इसमें एक बात और सोच लीजिए कि ये जितनी बार उद्धव ठाकरे जी बुलाने की बात कर रहे हैं, इसमें अभी भी एक बयान, सिंगल बयान इस बात का नहीं आया उद्धव ठाकरे जी का कि मैं महाविकास अघाड़ी से समर्थन वापस ले रहा हूं, यानी उनका साथ छोड़ रहा हूं। समर्थन तो उन्होंने दिया है, मिलकर के सरकार चल रही है। लेकिन अगर एक भी बयान वो दे देते एकनाथ शिंदे जी को कि भाई आप जो मांग कर रहे हो कि मैं सरकार छोड़ दूं, मैं महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ दूं, मैं एनसीपी का साथ छोड़ दूं, तो शिवसेना को बचाने के लिए मैं अपनी सत्ता की कुर्सी छोड़ता हूं, आपकी बात मानता हूं, आप लौट आइए। अगर उद्धव ठाकरे जी ऐसा फैसला करते, बोलते, और तब एकनाथ शिंदे वापसी नहीं आता अपने विधायकों के साथ, तो दोषी माना जाता एकनाथ शिंदे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी के इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं, वो सलाहकार ऐसे हैं कि उन्होंने शायद तय कर लिया है कि उद्धव ठाकरे जी का पूरा अपमान कराकर ही वो दम लेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने जो सलाहकार रखे हुए हैं, मैं नहीं जानता वो कौन कौन सलाहकार हैं, लेकिन जो मीडिया में खबरें आई है वो खबरें ये है कि उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार से फोन पर बात की और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की कि भाई हम अल्पमत में हैं, बहुमत है नहीं, और फ्लोर टेस्ट होगा तो हम हार ही जाएंगे, मैं उसके पहले इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन खबरें हैं कि शरद पवार जी ने इस्तीफा देने को मना कर दिया। क्यों भाई? शरद पवार जी क्या गणित नहीं जानते? वो जानते हैं अच्छी तरह कि जब 50 एमएलए टूट करके अलग हो गए, वो समर्थन देने वाले नहीं, आपकी कुछ चलनी नहीं, केंद्र ने उनको सुरक्षा दे दी है, तो दादागिरी गुंडागर्दी चलेगी नहीं। फ्लोर टेस्ट होगा, प्रोम्प्टम स्पीकर बनाया जाएगा जो कि पक्षपात करेगा नहीं। तो क्या शरद पवार जी को पता नहीं है कि सरकार गिरना तय है? पता है। फिर वो फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों उकसा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी को? क्यों इस्तीफा नहीं देने देते? क्योंकि कहीं ना कहीं शरद पवार जी के दिमाग में ये फिट है कि एक जो उनका धुर विरोधी रहा है शिवसेना, उसको वो बिल्कुल पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे। तो उद्धव ठाकरे जी जो इस समय शिवसेना के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं उसी कोटे से, वो चाह रहे हैं कि उनका पूरी तरह अपमान हो, और वो तभी सिद्ध होगा जब फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट के पहले उद्धव ठाकरे जी जो इस्तीफा देने के लिए तैयारी कर रहे थे, बार बार उनको वो इस्तीफा नहीं देने दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहते, जो उनका अपमान करवाना चाहते हैं। ये उद्धव ठाकरे जी को समझना होगा, खुद का निर्णय खुद लेना होगा। दूसरी पार्टी का प्रमुख
कभी भी उनका हितैषी नहीं हो सकता। राजनीति में सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी नहीं चाहता कि एक लाइन उनसे बड़ी लाइन हो जाए। हमेशा राजनीति में एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। ये राजनीति है कि राज पाने के लिए नीतियां जो बनती हैं, और अगर वो ये सोच रहे हैं कि शरद पवार जी इतने भोले सीधे और उनके हितैषी हैं कि वो शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे, वो उद्धव ठाकरे जी को बड़ा लीडर बनाएंगे, तो ये उद्धव ठाकरे जी की सबसे बड़ी भूल है। आज के समय में कोई राजा हरिश्चंद्र, कोई राम जी नहीं है कि जो सत्ता के लिए छोड़ने के लिए, ना कोई भरत है कि वो खड़ाम रख करके पूजा कर लेगा। अब ये कलयुग है, और इस कलयुग में इसी तरह के लोग ज्यादा हैं कि जो छल कपट और सब इस तरह के तिगड़म भिड़ाकर सत्ता प्राप्ति में लगे रहते हैं। कोई इतना भला नहीं है कि आपको यूं ही मुख्यमंत्री बनाकर शांति से बैठा रहेगा। अगर एनसीपी ने समर्थन शिवसेना को दिया था आज के 2.5 साल पहले, वो केवल इसलिए दिया था कि वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अलग रखना चाहते थे। क्यों अलग रखना चाहते थे? कि उनको पता था कि उद्धव ठाकरे जी बहुत सज्जन सीधे आदमी है, चुपचाप बैठे रहेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी इसी में खुश रहेंगे, और वो लोग भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों रुपया यहां महाराष्ट्र से बटोरते रहेंगे। जनता का किसी को ख्याल नहीं है। ये 2.5 साल में दिखने में आ गया है। जिस तरह के घपले घोटाले खुले हैं, उन घपले घोटाले में वही नेता जुड़े हुए हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जी के बिना पर मुख्यमंत्री वो हैं, नोट वो कमा रहे हैं। अभी संजय राउत जी भी फंसे हैं, उनका भी नाम आ रहा है पत्रचाल जो समिति थी उसके बारे में, और ये भी जो है लगभग 1300 करोड़ रुपए का मामला है। जो मामला देख लो आप महाराष्ट्र में, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, ये कौन है? उद्धव ठाकरे जी के नाम तो नहीं आया एक भी कोई घोटाला। तो बाकी लोग उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाकर केवल उनको बनाया हुआ है, बाकी लोग केवल भ्रष्टाचार करके उनके सहारे से ये सब कर रहे हैं, और इसकी बदनामी शिवसेना, शिवसैनिक, उद्धव जी इन्हीं के हिस्से में आ रही है। लेकिन अगर आप विपरीत विचारधारा के लोगों से सलाह लोगे, ऐसी पार्टियों से सलाह लोगे जो शिवसेना की दुश्मन रही हैं, उनका नुकसान देखना चाहती हैं, तो आपको वो कभी सही सलाह नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे जी अभी भी वही काम कर रहे हैं, और एकनाथ शिंदे जी ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया है कि वापसी का कोई मामला नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं अब, क्योंकि अगला कदम उठ चुका है नए सरकार की गठन का। वंदे मातरम।